शुरू करते हैं। देखिए, आज की जो चर्चा है, आज की चर्चा विशेष रूप से उन लोगों को है जिनको ट्रांसलेशन करने में असुविधा हो रही है। विशेषकर जब हम बड़ा बड़ा पैसेज देखते हैं, जैसे पिछले 2 दिन हम लोगों ने किया था, लीगल ट्रांसलेशन किया था। जब भी बड़ा पैसेज देख रहे हैं तो दिक्कत यह महसूस हो रही है कि शुरू कहाँ से करें और अंत कहाँ से करें। दूसरी जो बड़ी असुविधा हो रही है, वह असुविधा ये हो रही है कि वाक्य में चीजों को कहाँ लगाया जाए। जैसे आप अंग्रेजी में शब्द को एक एक जगह, शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट को एक एक जगह क्रम से लगा हुआ देख रहे हैं, लेकिन जब हिंदी में हम लगाने लगते हैं तो कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सा शब्द हम कहाँ लगाएं या फिर कैसे शुरुआत करें। तो आज की पूरी चर्चा यही रहेगी कि जब हम अनुवाद करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं तो चीजें हमें कैसे, किस रूप में लेनी चाहिए और किसको कहाँ रखना चाहिए। तो पहले भी हमने इस पर चर्चा किया था, जिसको मैंने सेंटेंस पार्सिंग बताया था, या फिर मैंने यह कहा था शब्दों के स्थान, किस शब्द को कहाँ रखना है। तो आज इस पर हम पूरी शिद्दत से चर्चा करेंगे। ये एक बार और मैं लिंक शेयर करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार बता दीजिएगा, कंफर्म करिएगा। हाँ सर। जी सर। चलिए, वेरी गुड। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से। देखिए, सबसे पहले ट्रांसलेशन आपका अच्छा होगा तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है, अच्छा अनुवाद करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा आपको चाहिए नॉलेज ऑफ सेंटेंस। दूसरा चाहिए नॉलेज ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन। इसके बाद जो तीसरी जानकारी आपको चाहिए, वह तीसरी जानकारी है आपको प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स है। और चौथी जानकारी थोड़ा सा नरेशन और वॉइस, इसके कैरेक्टर। ठीक है, ये चार चीज अगर आपको पता है तो आप अनुवाद अच्छा से कर लेते हैं। अब ये जो चारों चीजें हैं, नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉलेज ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन, नरेशन एंड वॉइस, इनके कैरेक्टर, ये इसमें से आधा आप लोगों को पता है। जैसे अगर मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जैसे मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नाउन करूं, नाउन करूं, फिर प्रोनाउन करूं, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। बस इतना ही अगर आपको पता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और प्रीपोजिशन, तो आपकी आधी समस्या हल हो जाती है। कैसे हल होती है? जैसे नाउन है, नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा नाम से पुकारते हैं। प्रोनाउन को विशेषण, एडजेक्टिव को, प्रोनाउन सॉरी, सर। प्रोनाउन, हाँ गलत हो गया, प्रोनाउन सर्वनाम होगा, प्रोनाउन सर्वनाम होगा। वर्ब है क्रिया, और वर्ब के बाद आता है एडवर्ब, यह है क्रिया विशेषण। और प्रीपोजिशन, इसको कई लोग योजक बोलते हैं और कई लोग इसको समुच्चय बोधक, हिंदी में आता है समुच्चय बोधक आता है। और प्रीपोजिशन को हम लोग कभी कभी छोटे तौर पर ही देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला, अगर इतना पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितना, नाउन, प्रोनाउन, दो, तीन, चार, पांच, चार दो छह, ये छह चीज अगर आपको पता है, बेसिक आइडिया होनी चाहिए, तो आपका काम हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए, इसके बाद हमारा दूसरा जो है वह है नॉलेज ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन। देखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन की अगर बात करें
तो इंग्लिश में जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है उसमें जैसे क्रम होता है, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग प्रयोग करते हैं वर्ब, और उसके बाद प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट। ये मूलतः ये बेसिक हम लोग प्रयोग करते हैं अंग्रेजी के अनुवाद में। लेकिन जब यही हम लोग हिंदी अनुवाद करने जाते हैं तो इनका पोजीशन बदल जाता है। कैसे बदलता है, एक मिनट हाँ। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसके साथ ही ये वर्ब जो होता है, वर्ब अंत में चला जाता है। मतलब क्रिया, और क्रिया सबसे लास्ट में जाएगी। सब्जेक्ट मतलब कर्ता हो गया, कर्ता पहले रहेगा, और कर्म साथ में रहेगा। इतना तो आप सबको पता है। देखिए कर्ता, फिर उसके बाद कर्म और क्रिया। अब इसमें एक कंफ्यूजन हमें रहती है कि कर्ता कर्म और क्रिया में हम पहचान कैसे करेंगे कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है, और बाकी शब्द क्या है। जैसे मान लीजिए कई बार आसान वाक्य आ गया, जैसे राजा, राजा पढ़ता है। राजा पढ़ता है, इसमें कोई आदमी काम कर रहा है, जो आदमी काम कर रहा है उसका नाम है राजा। तो जो काम कर रहा है वह हो गया कर्ता। ध्यान रखेंगे, कर्ता ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को, जो नए लोग हैं उनके लिए विशेष जानकारी रहेगी। कर्ता और कर्म ये हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होंगे। ठीक है, कर्ता या कर्म हमेशा संज्ञा या सर्वनाम रहेंगे। इतना अगर आपको बेसिक आइडिया है तो आप अच्छा अनुवाद कर लेंगे। अब हमें देखना है प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें तो अगर इंग्लिश ग्रामर में हम देखेंगे तो सबसे पहले इंग्लिश में हमने बताया सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद आ गया ये वर्ब आ गया। ये तीन चीज ले लेते हैं। आपको पता होगा कि जो एडजेक्टिव होता है मतलब विशेषण, विशेषण हमेशा कहाँ लगता है, विशेषण हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले लगता है। एडजेक्टिव हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले लगता है। इसके बाद सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है उसके पहले भी लगेगा। ये ऑब्जेक्ट के पहले भी लग गया। उसके बाद आते हैं वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया होती है। वर्ब की जो विशेषता बताती है, जैसे मान लीजिए राधा तेज दौड़ती है। हिंदी व्याकरण में ये जो तेज शब्द है वह क्रिया की विशेषता है, तो क्रिया विशेषण है। वर्ब में, अंग्रेजी में वर्ब के बाद क्रिया विशेषण का अमूमन प्रयोग होता है। क्या कहते हैं वर्ब को, वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया। 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 और क्रिया विशेषण को एडवर्ब। 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 हाँ कर्ता, और ये हो गया कर्म। ठीक है, ये हिंदी वाला पैटर्न मैंने बताया। अब अंग्रेजी वाले पैटर्न के हिसाब से अगर चलें तो बस ये स्थान बदल देना है। ये आपका हिंदी में हो गया। अगर अंग्रेजी वाले पैटर्न में चलना है तो अंग्रेजी में क्या आता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। अंग्रेजी में क्या करेंगे, अंग्रेजी में सबसे पहले कर्ता आया, तो कर्ता के पहले हम क्या लगा देंगे, मैंने बताया एडजेक्टिव, इसका पोजीशन लगभग समान रहता है। और ये जो वर्ब है, वर्ब के बाद इंग्लिश में एडवर्ब लगाते हैं, और ये वर्ब के बाद एडवर्ब लगाते हैं, और प्लस फिर अगर एडजेक्टिव है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास, एक उदाहरण देता हूं, मैं एक उदाहरण दूं अगर आपको, मेरे पास, मेरे पास अ, कलम और किताब दोनों हैं। अब इसकी हमको अंग्रेजी करनी रहेगी, कैसे करेंगे,
जैसे यह शब्द है मेरे पास, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिएगा, वन वे ट्रैफिक ना हो। मेरे पास, ये जो वर्ब ऑफ पॉसेशन होता है, मतलब जो मेरे अधिकार में है, तो मेरे पास के लिए आई, और पास का मतलब हैव लिखते हैं वैसे। आई, have, have, एक मिनट, जैसे आई हैव, गेव हो गया, आई हैव। इसके बाद क्या होगा, कलम और किताब। अब देखिए, जो आदमी बोल रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ काम तो नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं है, यहाँ वर्ब है क्या इसमें? वर्ब नहीं है, नहीं, लेकिन नहीं सर। वर्ब नहीं है, लेकिन इसमें कोई आदमी कह रहा है, जैसे मेरे पास, राधा के पास, मतलब जिस आदमी के अधिकार में चीज है, तो वह पहला व्यक्ति हो जाएगा। पहला का मतलब उसे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में मान लेंगे। अगर मान लीजिए मेरे के पास लिख दें राधा, ठीक है, राधा के पास, तो इसका अर्थ यह होगा कि उसको हम लोग सब्जेक्ट रूप में ले लेंगे, तो आई हैव। अब यहाँ फिर दो नाउन है, कलम और किताब, दोनों संज्ञा है, तो आई हैव क्या होगा। अब देखिएगा, कल हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि ए, द और देयर, ये तीन शब्द जो होते हैं, ए, द और देयर, इनके प्रयोग में हमें सावधानी रखनी पड़ती है। कई बार हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। आई हैव अगर आप लिखते हैं पेन एंड, किताब को बुक, आई हैव पेन एंड बुक बोथ, इस तरह से लिखते हैं, तो आपका वाक्य कहीं ना कहीं अधूरा लगेगा। आई हैव ए ए पेन होना पेन, चाहिए। हाँ ए पेन होना चाहिए, आई हैव ए पेन एंड, फिर ए बुक नहीं होगा, ए एक बार ही होगा, ठीक है। सर ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई हैव हाँ बोथ अ पेन एंड अ हाँ, बुक। मैं आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ। देखिए, यह पहला पैटर्न हो गया, आई हैव ए पेन एंड बुक बोथ, ठीक है। इस वाक्य को और थोड़ा सुंदर बनाने के लिए, जैसे अवंतिका ने कहा, आई हैव बोथ, ठीक है, आई हैव बोथ। अब यह जो अगर बोथ आप आगे लगा देते हैं, तब यह हो जाएगा कि आई हैव बोथ, मतलब किसी ने आपसे पूछा है कि आपके पास क्या क्या है, तो मैं बताऊंगा कि मेरे पास कलम और किताब दोनों है, तो यहाँ बोथ। अब ये जो ए है, इसकी जगह द लगाएंगे फिर, ठीक है। आई हैव बोथ द पेन एंड द बुक, या फिर बोथ पेन एंड बुक, ठीक है। यहाँ क्या होता है, हमें इम्फेसिस करना होता है। किस पर इम्फेसिस करना है, जोर किस पर देना है, पेन एंड बुक पर जोर देना है। तो इसलिए बोथ जब आपको जोर देना हो, ठीक है, किसी भी शब्द पर जब जोर देना हो या एम्फेसिस देना हो, तब इसको ये आगे ले आएंगे। यह एक आसान सा प्रयोग मैंने बताया। फिर से एक बार बताऊंगा कि देखिए, आपका जो वाक्य बनेगा अंग्रेजी, जो हिंदी में करेंगे, तो अंग्रेजी में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आपको ढूंढ लेना है। उसके बाद आपको उसके अनुसार एडजेक्टिव हो गया, हेल्पिंग वर्ब अगर है, अब जैसे वर्ब रहता है इंग्लिश में, वर्ब है, वर्ब है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगता है। हेल्पिंग वर्ब, ये आप लोगों ने इसको अंग्रेजी में तो सुना होगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग होता है, लेकिन जब हिंदी में हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में जो मूल धातु है, जैसे खाना खा रहा हूं, तो खा जो शब्द है, खा ये मूल धातु है, इसमें हम लोगों ने ना जोड़ा, तो ये बन गया खाना, खाना बना, और आप खाना खा रहे हैं, खाना खाना, ये जो खाना, जो दूसरा वाला खाना है, पहला वाला खाना, यह जैसे ये पहला खाना है, तो यह प्रयोग हो गया संज्ञा रूप में, खाना मतलब उसमें तमाम तरह की चीजें हैं। फिर यह जो दूसरा खाना है, मैं इसको लिख देता हूं, मैं खाना, ये जो पहला वाला खाना है, यह हो गया संज्ञा, ठीक है। उसके बाद आ गया खा, ये जो खा है मूल धातु है,
मतलब इससे खाना ही प्रकट होता है। ठीक है, तो मैं खाना खा, उसके बाद रहा हूं, ये जो रहा हूं शब्द है यह हिंदी व्याकरण का हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, रहा हूं, चुका, यह हिंदी व्याकरण का हेल्पिंग वर्ब है। और हिंदी व्याकरण में मैंने आप लोगों को पिछले रविवार को काल के बारे में पढ़ाया, भूतकाल पढ़ाया। तो भूतकाल की गणना लगभग इसी तरह से होती है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, यहां तक क्लियर है? एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, खाली इसको पकड़ के आपको रखना है। यह वाला जो अंश दिखाया मैंने, इसको पकड़ के रखना है, आपकी आधी समस्या हल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद वाला जो अंश है। अब होता क्या है कि कई बार क्या होता है हमारे पास दो तरह के काम होते हैं। दो तरह के काम कैसे होते हैं? रमेश रमेश पढ़कर सो गया। ठीक है, या खाना खाकर सो गया, कहना चले। खाना खाकर, हाँ, खाकर सो गया। अब इसमें बताइए कितनी क्रिया हो रही है इसमें? रमेश पढ़कर सो गया, खाना खाकर सो गया। दो क्रिया हो रही है सर, एक पढ़ना और दो, एक सोना। हाँ, दो क्रिया हो रही है, पढ़ना और सोना। पहले कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ना। पढ़ना। पहले पढ़ना। पढ़ना और खाना तो दोनों भी सुन। नियम यह पढ़ कहता है, नहीं, पढ़ना खाना दोनों एक साथ नहीं हो रहा है, पहले पढ़ेगा फिर सोएगा। दो प्रकार की क्रिया हो रही है। तो इसमें जो पहले हो रही है, जो क्रिया पहले हो रही है उसका अनुवाद पहले करेंगे। उसका अनुवाद, अब इसका अनुवाद करना होगा। चलिए अनुवाद करिए, रमेश पढ़कर सो गया। हैविंग रेड आएगा क्या? क्या होगा बोलिए? इसमें होगा आफ्टर का प्रयोग करते हैं। आफ्टर, हाँ बोलिए। आफ्टर रीडिंग रमेश आफ्टर रीडिंग, रमेश slept. स्लेप। अब मैंने तो कह दिया कि जो काम पहले हुआ है उसका अनुवाद पहले करेंगे, लेकिन आप यहाँ देखिए कि वाक्य देखने में अच्छा लग रहा है क्या? नहीं सर। नहीं अच्छा लगता है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? सर क्योंकि नाउन क्यों अच्छा? आना चाहिए और यहाँ पे आफ्टर रीडिंग आ गया इसलिए सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, नाम आना चाहिए। और क्या है? और क्या है बताइए? सर इसका ऐसे भी कर सकते हैं, रमेश आफ्टर रीडिंग ही स्लेप्ट। सर अगर रमेश रमेश आफ्टर रीडिंग स्लेप्ट। थोड़ा और आसान सर करिए। तो ये रमेश लेफ्ट कंपोजिशन आफ्टर रीडिंग नहीं होगा। हाँ वही हाँ है, मैं स्लेप्ट आफ्टर देखिए, रीडिंग। यह, मैं slept after reading and हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है बताइए? आप लोगों ने वॉइस पढ़ा है ना? वॉइस पढ़ा है कि नहीं ये पढ़ा सर। है? ये कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ये वॉइस के रूल पर चला जाता है। हिंदी में हम कहेंगे तो रमेश पढ़कर सो गया। ठीक है, रमेश सो गया पढ़ करके, इस तरह से तो नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए दोनों वाक्यों में कितना अंतर है। रमेश पढ़कर सो गया, तो हम लोग क्या गए, सोने वाला काम पहले लेके आ रहे हैं और पढ़ने वाला बाद में लेके आ रहे हैं। मूलतः जैसे आप लोग वॉइस पढ़ते हैं और नरेशन पढ़ते हैं, तो वॉइस और नरेशन की आत्मा के अनुसार भी हम लोग कई बार अनुवाद करते हैं। विशेषकर जब हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है, तब हम लोग वॉइस या नरेशन की आत्मा के अनुसार अनुवाद करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। हम चलते हैं सबसे पहले सर नरेशन। एक चीज हाँ, सर, हम अगर इसको ऐसे बोले रमेश रेड बिफोर ही स्लेप्ट। नहीं तो अब सोने से पहले पढ़ा। देखिए दो चीज है, ये आप जैसे बोल रही हैं रमेश रेड बिफोर स्लेप्ट,
यहां सोने से पहले वाक्य में क्या है, पढ़ कर, ये जो कर वगैरह लगता है, ठीक है, कर वगैरह लगता है तो ये पूर्वकालिक क्रिया होती है, पहले पढ़ा फिर सोया। पूर्वकालिक क्रिया का जब अनुवाद करते हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत रहती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एक टच देना चाहूंगा। जैसे नरेशन की हम बात करें, नरेशन का जो जनरल रूल क्या होता है, नरेशन का जनरल रूल होता है कि पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन होता है। दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये नरेशन में ये तीन महत्वपूर्ण चीज हैं। ठीक है, फिर उसी के अनुसार हम अनुवाद भी करते हैं। अब क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है हिंदी में आपको नरेशन का मतलब, नरेशन होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, दो तरह का होता है, हाँ या ना। जी जी सर। सर। जी सर। एक होता है डायरेक्ट, हाँ कुछ पिछली बार बड़ी समस्या हुई थी, एक यूपी वाले भैया थे, वो इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच को कुछ और बोल रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में शायद इसको कुछ और रूप में पढ़ाया जाता हो, तो वह रूप भी आप जोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बहस वाली बात नहीं रहेगी। देखिए, अब इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह का स्पीच होता है। अमूमन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट स्पीच में क्या रहता है, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि कोई आदमी कह रहा है, उसके कहने वाली वह जो भी कह रहा है उसको हम लोग सीधे लिखते हैं, जैसे रमेश सेड, रमेश सेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ये कुछ हम लोग इस तरह लिखते हैं ना डायरेक्ट स्पीच में, जी सर। हाँ या ना, नरेशन आती है हाँ ना आप सर। लोगों को। हाँ हाँ। इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है तो अंग्रेजी में हम क्या लिखेंगे, रमेश, अगर हमको लगता है ये ऑर्डर जैसा है तो ऑर्डर्ड लिखते हैं, अगर वो रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्टेड, ये दो चीज प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आगे पीछे और भी कोई लाइन है तो रमेश सेड किसको कहा, तो ऑर्डर या रिक्वेस्टेड, और भी कुछ लग सकता है क्या सर यही ये, होगा ऑर्डर रिक्वेस्टेड। ऑर्डर या सर रिक्वेस्टेड। इसका कमांडेड। मतलब कमांडेड, कमांडेड जनरली फौजी करता है, फौज में नहीं इसलिए। आज भी तो लिख ही सकते हैं, बट आज रमेश आस्ट, इंटेंसिटी कम हो आस्ट, सकती है थोड़ी। कोई बात नहीं, इंटेंसिटी पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। इसका मतलब है ये जो सेड शब्द है, रमेश सेड, मूल वाक्य में रमेश सेड है, उसके लिए हमको चार शब्द मिले, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद वाला अंश कैसे लिखेंगे, कम हियर का, कमांडेड टू, कम आगे, देयर। कम। अब आप देखिए कि अंग्रेजी में हम लोग जब नरेशन का मतलब नरेशन करते हैं तो अमूमन क्या करते हैं कि सब्जेक्ट अपनी जगह पे रख जाता है, देखिए सब्जेक्ट रह गया, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाकी, जैसे सेड, इसका ऑर्डर बदल गया। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटाया हमने, कम हियर, हियर का हमने देयर किया, इसका मतलब है कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की कई चीजें बदल जाते हैं। लेकिन इसको अगर हम लोग हिंदी में अनुवाद करें इसका, तो क्या होगा इसका, पहले वाले का, रमेश ने, रमेश, रमेश क्या होगा, बोलिए आगे, पहले वाले वाक्य का। रमेश कहा, क्या कहा, यहाँ आओ। सर यहाँ रमेश आओ, ने कहा यहाँ। यहाँ। रमेश ने कहा रमेश यहाँ, ऑर्डर। रमेश ने कहा एक यहाँ मिनट आओ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यही ऊपर वाले वाक्य का पहले हम लोग कर रहे हैं, ऊपर वाले वाक्य का पहले करें। आपने कहा रमेश ने कहा, जी रमेश सर। ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, जी सर यहाँ आओ। यहाँ आओ, एक हो गया यह तरीका। ठीक है, रमेश ने कहा यहाँ आओ।
अब इसका आप इनडायरेक्ट स्पीच, हाँ चलिए, इनडायरेक्ट स्पीच का अनुवाद करिए। रमेश ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड। अब इसमें हमें यह दिक्कत रहेगी, ऑर्डर्ड है तो मान लीजिए ऑर्डर से है, तो रमेश ने क्या होगा, रमेश ने आदेश आदेश दिया, दिया। आदेश दिया। रमेश आदेश ने दिया। वहां आने का आदेश दिया। हाँ, रमेश ने अपने पास बुलाया, अगर कहें तो हाँ सर, ये भी बोल सकते हैं, ये भी सही है। रमेश ने अपने पास बुलाया, ठीक है। या रमेश ने, रामेश आ जा रहा है, चलिए रामेश ही समझ लीजिए इसको, ठीक है। रमेश ने, और दूसरा क्या आप लोगों ने बोला, रमेश ने कहा मेरे पास आओ। आदेश दिया। रमेश ने आदेश दिया मेरे पास आओ। देखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। अब ये 4 वाक्य आप लोगों ने बताया, 3 बताया, इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है, आप ही बताएं, इन तीनों में बेस्ट कौन सा है। सेकंड वाला। सर सेकंड वाला। फर्स्ट सर वाला सर। रमेश ने कहा मेरे पास आओ। सर फर्स्ट वाला हम्म। बेस्ट था। हम लोग इसका दूसरे वाक्य का अनुवाद कर रहे हैं। रमेश सेड कम हियर, रमेश ने कहा यहाँ आओ। यह जो है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा वाले अंश को इसके साथ रख देता हूं, ठीक है। रमेश रिक्वेस्टेड, कमांडेड, आस्क्ड टू कम हियर। इसका सबसे बेहतर जो जनता जनार्दन ने कहा है वह है रमेश ने अपने पास बुलाया, ठीक है। अब देखिए, अंग्रेजी के संदर्भ के अनुसार अगर हिंदी को समझने की का प्रयास करेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी। ये बुलाना का तो यहाँ है ही नहीं, कुछ है क्या इसमें, नहीं। लेकिन भाषा के अनुसार हम देखें तो हिंदी में इसी तरह का प्रयोग जायज है। अब जैसे आप लोग अगर ऐसा लिखने का प्रयास करेंगे कि रमेश ने आदेश दिया यहाँ आओ, यहाँ आओ, या फिर रमेश ने आदेश दिया हो गया, आदेश दिया के बाद रमेश ने अनुरोध किया कि यहाँ आओ, ठीक है। रमेश ने पूछा कि यहाँ आओ, आज का पूछा। तो अगर इस तरह का अनुवाद करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका अनुवाद एकदम खराब हो जाएगा। तो इस तरह का प्रयोग करने से आप लोग बचेंगे। तो इस बचने का तरीका क्या है जो हम लोग मूलतः अनुवाद में प्रयोग करते हैं, कि इससे बचने के लिए सबसे पहला यह तरीका है कि जो नरेशन में के रूप में आप देख रहे हैं, इस नरेशन लिखते हैं, हाँ, नरेशन के रूप में जो वाक्य देखते हैं उसे साधारण वाक्य में बदल लें, ठीक है। जो वाक्य देखते हैं उसे साधारण वाक्य में, इसलिए अंग्रेजी से हिंदी आसान है कि हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना आसान है। अंग्रेजी से हिंदी सर, लेकिन ट्रांसलेशन हाँ करते समय सर ये याद नहीं रहता कि हमें इतना सरल वाक्य में करना, उस टाइम दिमाग इतना हाँ। फंक्शन नहीं करता है। अमित जी भोजन करते हैं, जी सर। खाना खाते हैं ना। जी सर। बचपन में आपको तो याद नहीं होगा, किसी बच्चे को देखे हैं हमारे घर में, ये छोटा बच्चा कभी आके देख लीजिएगा, माँ उसको खिलाती है, मतलब उसको पता नहीं होता है कैसे खाते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो खाने लगता है। और कभी ऐसा हुआ है कि जो भोजन है नाक में चले जाए, जी सर वो है, अमित? खुद के साथ भी अभी हुआ भी सर। होता है, अभी जी भी सर। होता है कि मुंह जी में सर। नहीं डाल के नाक में खाना डाल लेते हैं। नहीं सर, वो इसका कभी गलती मतलब, से आया तो बात करते। नहीं वो अलग बात है, जैसे मेरा हाथ ऐसे जा रहा है तो मुंह में नहीं जाके ऐसे नाक में डाल दूंगा मैं, नहीं ना। यह अभ्यास की बात है, रोज रोज आप किसी चीज का सर, अभ्यास करते हैं। हाँ बोलिए। बीच में ग्रुप में ऐसे जैसा आप बता रहे हैं ना, उसी से रिलेटेड हम्म छोटे छोटे स्टोरी का ट्रांसलेशन भेजते थे, तो हम्म उसको तो हम लोग कर लेते थे, लेकिन उसका बताया नहीं गया कि हम सही किए कि गलत किए। मैं सोच रही थी कि आप अगर एक बार उसको करा देते अपने मॉर्निंग वाले क्लास में तो हमारा पता चल जाता। रूल नहीं सीखना है ना, रूल नहीं सीखना है। नहीं नहीं, अभी नहीं, जैसे आप नहीं पैसेज सर, देते हैं ना अभी सुबह के बता लिए। दीजिए सर। अभी जिस चीज पर हम बात कर रहे हैं उस पर बात करें, वो भी करा दूंगा मैं, ठीक है। पहले आप रूल देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट जैसे नरेशन का जो रूल है
उसमें क्या होता है, फर्स्ट पर्सन बनता है रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन एज पर रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद जो सेकंड पर्सन होता है वह कैसे जाता है, सेकंड पर्सन नरेशन का जो नया रूल है वो है, सेकंड पर्सन जाता है, वह जाता है एज पर द वर्ब। किसका वर्ब, एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सॉरी, एज पर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है। और थर्ड पर्सन जो जाता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतना तो आप लोगों को पता होगा नरेशन का रूल। जैसे फर्स्ट पर्सन है, उदाहरण देता हूं, ही सेड आई एम गोइंग टू जापान। इसका अगर आपको अनुवाद करना होगा, पहले इसका हम इसको इनडायरेक्ट में करके देखते हैं। ही सेड, ही क्या है, ही क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन। ही यहाँ थर्ड पर्सन है। कारण क्या है, देखिए मैं जरा वीडियो ऑन करूं फिर देखते हैं। यही देखिए बारीक बातें जो होती हैं आपको समझ में आ जाएगा तो आपका अनुवाद अच्छा होने लगा। देखिए सबसे पहले मान लेता हूं मेरे पास ये एक आदमी है, इसको मान लेते हैं ये बी है, ठीक है, ये बी है और ये एक सी है, ठीक है, और मैं हूं। तो मैं कह रहा हूं बी के बारे में, ठीक है। मैं उसे कहूंगा ही सेड। इसका मतलब है जब मैं ही की तरफ इशारा कर रहा हूं तो मैं इससे बात कर रहा हूं, सी से बात कर रहा हूं। और हिंदी व्याकरण में भी मैंने आपको बताया था सर्वनाम के बारे में। तो जब ही सेड मतलब ये, आप लोग किसी की शिकायत करते हैं ना कि अरे वो देख कैसा है, इसका मतलब है आप थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। और किससे बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन से। फर्स्ट पर्सन मैं हूं, मतलब जो आदमी बोल रहा है, सेकंड पर्सन जिसको मैं कह रहा हूं, और थर्ड पर्सन है जिसके बारे में कह रहा हूं। तो मैं ही के बारे में कर रहा हूं तो यहाँ ही सेकंड नहीं थर्ड पर्सन होगा, मतलब मैं किसी और से कर रहा हूं। जैसे आप देखे होंगे अक्सर जब चुगली करते हैं, ए पता है वो फलाना आज अपने बालों में हरा रंग लगा के आया है, बड़ा सुंदर लग रहा है, मतलब फलाना जो थर्ड पर्सन है। तो इसलिए जो ही सेड है, थर्ड पर्सन नियम बताया मैंने कि ही थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ही सेड का ही सेड यथारूप रह जाएगा। उसके बाद ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है, इसको बदलने के लिए या इसको हटाने के लिए दैट का प्रयोग होता है नरेशन में। ही सेड दैट, ठीक है। उसके बाद फिर नियम कहता है फर्स्ट पर्सन एज पर रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब गोइंग, ठीक है। तो चूंकि हम लोग उसके बारे में बोल रहे हैं इसलिए इसको ही करेंगे, ठीक है। गोइंग जो है अपने आप जो स्थान है वहां रह जाएगा। उसके बाद क्या है, आई एम जो है इज गोइंग होगा, वाज गोइंग होगा, was अरे सिंपल सिंपल, वाज होगा या इज होगा, वॉज होगा। कंफर्म में वाज होगा। वॉज होगा सर। is होगा तो सर। इज लगे तो ही इज होना चाहिए, हाँ। सर वाद होगा। वाज होगा, चेंज वेरी होगा गुड। सर। वाज और इज में हमको अंतर समझा दीजिए। सर वो क्यों, अभी अगर वो मैं इज जापान लिखूं, जा रहा है, वो ऐसा नहीं कह रहा कि वो इज, जा रहा था। हाँ यस, He's अगर going कुछ to लगा इसलिए देंगे तो पास्ट में लगा है क्योंकि सर यहाँ बात तो हम जिसका वॉज ही बारे में होगा कर रहे सर। हैं वो तो थर्ड पर्सन है, जो भी बात हो हाँ, चुकी है। तो इसीलिए यहाँ वाज ही सुटेबल होगा सर, क्योंकि वाज वो होगा। वक्त में वो काम पूरा हो चुका है, तभी तो उसके बारे में बुराई कर रहे हैं। सर एक एक आपने करके, बताया एक अभी एक कि करके, चेंज ऑफ टेंस होगा पहले हाँ, चेंज ऑफ टेंस सेकंड। होगा, वेरी गुड। हाँ, आवाज बंद करिए। चेंज ऑफ टेंस क्यों, क्योंकि वह कह के निकल चुका है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी टेंस का परिवर्तन नहीं होता है क्या, नहीं सर। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है।
एक नियम इसका यह है कि एक मिनट, मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं इसको। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये छोटा सा रूल आप लोग याद रख लीजिएगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं इसको, ये लीजिए। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह नियम कहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब है ही इज गोइंग, मतलब अभी गया नहीं है ना। जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू जापान, मतलब क्या चला गया है? नहीं सर, जा इसका रहा है। मतलब है कि जा रहा है। इसका मतलब है कि वह फ्यूचर में है ना। हाँ या ना? इसका मतलब ये नियम आप लोग याद रखिएगा। आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग क्या है ना, सर कंफ्यूज एक हो गए हैं चीज बहुत मैं ज्यादा। पूछना चाह रही हूँ, जैसे मतलब हाँ। मुझे भी लग रहा है कि इजी, मुझे भी लग रहा था इजी होगा, बट ये हम्म, सैड लिखा हुआ है सर। अगर ऐसा होता प्रेजेंट में तो सेज लिखना चाहिए था। क्यों सेज क्यों लिखेंगे? ही सेज का सैड मतलब है ही सेज। प्रेजेंट अगर आप में। ही सेज, सुन सुन, अगर आप ही सेज लिखती हैं इसका मतलब वह कहता है, हमेशा कहता है। सेज जो है ये एक आप टेंस के हिसाब से देखें तो सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात मतलब वो एक रेगुलर हैबिट हो जाता है। ही सेज, ही तो गोज। सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे फिर? आपको टेंस के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है। ये तो सिंपल सा है, इसमें क्या बहुत हाथी सर घोड़ा तो तो नहीं है ना। रिपोर्टिंग स्पीच हम अगर लोग बहक पास्ट में रहे है हैं। तो उसका नहीं है। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है क्या? देखिएगा, आई एम गोइंग है नहीं ना, सर। वाज नहीं है ना। अगर वाज होता तो वाज को यथारूप ले लेते। आप स्वयं सर बताइए सर यहाँ पे सेड अवंतिका। पास्ट रिपोर्टिंग में है तो वर्ब जो उसका है वो स्पीच भी पास्ट पास्ट में है होगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो चेंज होगा ही। मेरी बात सुनिए, क्या बोल रही हैं? यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है तो उसके अकॉर्डिंग तो रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगा ही। ये यहाँ पास्ट तो है, आई एम वाज गोइंग टू आएगा जापान। ही। यहाँ सैड जो आई, लिखा है ही सैड, ये तो पास्ट में है तो हाँ इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ही सेंटेंस। पक्का, तो क्या होगा? हाँ पक्का सर। क्या होगा बताइए? ही यहाँ पे सेड। होगा अच्छा, आई वॉज इस गोइंग वाक्य टू को, जापान। चलिए 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 चलिए, आई वॉज गोइंग टू जापान। ही सेड दैट आई वॉज गोइंग टू जापान होगा। हाँ ये ही रहेगा। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है। फिर से आप देख लीजिएगा, हम भटक रहे हैं अनुवाद से। ही सेज, यही बता रही हैं आप? हाँ, ही तब नहीं सेड चेंज दैट। होगा सर, तब यहाँ पे केवल सब्जेक्ट चेंज होगा और टेंस उसी में रहेगा। आप लोग बुक रेफर कर लीजिए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। जहां तक मैं जानता हूं, मतलब मेरी जानकारी हो सकता है थोड़ी कम हो, जहां तक मैं जानता हूं कि ये जो सेड है, सेड को आप पास्ट टेंस में ले रही हैं। सेज रहेगा तब आप कहेंगी कि आई एम गोइंग, इस तरह की बात कर रही हैं। हाँ कोई सर हैंड किया है, यही। मैं देख नहीं पा रहा हूँ। नहीं सर यही वैलिड है। जो कौन सेज सा? है, जो हाँ। सेज रहेगा तब वहां पर जो टेंस है वो इज होगा, हम्म, इज गोइंग होगा। लेकिन अगर वहां हम्म। पर वॉज है, जैसे सेड है, सेड तो हम पास्ट लोग सेकंड फॉर्म है ना। हम लोग हाँ, हम थर्ड फॉर्म क्या होगा सेड का? हम लोग हाँ ज्यादा नहीं नहीं भटक गए हैं। सर, मतलब पास्ट में सुनिए, अगर लिखे तो उसको सेड मतलब कह चुका है वो जी कह जी चुका बिल्कुल, है। आप लोग एकदम सही हैं, मैं किसी की बात नहीं काटूंगा क्योंकि हम भटक गए हैं रास्ते से। देखिए, ही सेज जब बात आएगी तो यहाँ जो, मेरी सुन लीजिए, ही सेज के बाद अगर कोई भी शब्द आता है, कोई भी वक्तव्य आता है, तो दैट विल बी ए रेगुलर हैबिट। इस तरह का कोई वक्तव्य आएगा। यहाँ कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आएगा जो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। आप मुझे एक वाक्य बता दीजिए। जैसे मान लीजिए अवंतिका सेज, होल्ड होल्ड ऑन, अवंतिका सेज आई हैव एन इंटरव्यू विथ यूपीएससी। अगर आपने सेज लगा के कहा कि आई हैव एन इंटरव्यू विथ यूपीएससी या आई हैव ए डेट विथ यूपीएससी,
इसका मतलब हम